तो हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं आप लोगों को यूपीएससी मेंस जीएस 1 का पेपर जो है उसको क्वेश्चन पेपर को रिवील करने जा रहा हूँ 2023 का। तो हम लोग की ये सीरीज़ बन रही है, तो इसमें मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले ये वीडियो डेडिकेटेड होगा कि मैं इसको पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद में मेरा अगला वीडियो इसके आंसर के ऊपर होगा। तो हम लोग पहला इंटरफेस देख सकते हैं कि पहले मैं इसमें ऊपर इसकी ब्लू से इसकी मतलब लिखा हुआ है ऊपर सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2023। तो इसमें बेसिकली दिया ये गया है कि 2023 में एग्ज़ाम होने मतलब हुआ था ये, तो उसका क्वेश्चन पेपर है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को नहीं तो पॉज करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो हम लोग फर्दर जो मेरा मेन मोटिव है जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना, तो वो मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो अगर हमें इसमें क्वेश्चन की बात करी जाए तो हमें पहला प्रश्न मिला है क्या प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो हमें इसमें बताना है कि जो इंडिया की एंशिएंट इंडिया की जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स थे उनमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। और अगर हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ें तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो वही है। तो इसमें लिखना हमें एक्चुअली 150 वर्ड्स में लिखना है, मतलब 150 वर्ड्स में लिखना है, और इसमें 10 मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं अगर हम लोग अच्छी तरीके से प्रेजेंट वगैरह करके लिखेंगे। तो अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। तो हमें कुछ नहीं इनके व्यूज़ के बारे में हमें डिस्टिंग्विश करना था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे और जो महात्मा गांधी थे इनके नेशनलिज्म और एजुकेशन के टुवर्ड क्या क्या अलग अलग इन लोगों के क्या व्यू थे अलग अलग, तो उसके बारे में एलिब्रेट करना है। अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूँ तो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोचेस टुवर्ड द एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। तो इसको भी हम लोग 150 वर्ड्स में लिखना है और ये होगा 10 मार्क्स का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो विश्व में विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। तो हमें ये बताना है कि दुनिया भर में जो सोशल इफेक्ट थे, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट थे जो पूरी दुनिया में चल रहे थे, किसकी वजह से, रेलवे की वजह से, हमें इसके बारे में एलिब्रेट करके बताना है। तो फर्दर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूँ तो इंग्लिश में क्या है इसका, ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें दुनिया भर में जो सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट दिखे किसकी वजह से, रेलवे की वजह से, तो उसको एक्सप्लेन करके लिखना है कितने वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, और ये भी हमारा 10 मार्क्स का होगा। तो बेसिकली अगर आपको जीएस 1 का सिलेबस पता हो तो इसमें बस 4 या 5 सब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन से आते हैं, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो और मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये ऐसे सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो एक्चुअली 4 जीएस के पेपर होते हैं, उसमें जीएस 1 में ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट आते हैं, थोड़े बहुत होंगे। मैं सारे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन हमसे कहता है क्या, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उसमें फूड सिक्योरिटी में क्या क्या मतलब इफेक्ट पड़ने वाले हैं, उसके बारे में विवरण देना है हमें कितने वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में अगेन, और ये होगा हमारा कितना, 10 मार्क्स का। तो हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धि और पहुंच के संकट में क्यों जूझ रहा है। तो हमें बताना है कि जो फ्रेश वाटर की कमी है, तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी पड़ रही है। तो अगर हम लोग इसको इंग्लिश में फर्दर पढ़ें तो इसमें क्या क्या है, वाई इज द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो क्या फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड के लोगों को क्या दिक्कत पड़ रही है इसको पाने में, और ये भी हमारा कितना, 150 वर्ड्स का, और ये भी 10 मार्क्स का है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, हाउ आर द fjord forms, why do they constitute some of the most picturesque एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी हमारे 150 वर्ड्स में है। तो आपको पता नहीं हो तो अगर फोर्ट्स क्या होती हैं, तो अगर आपको पता हो कि जो एक पहाड़ होता है, मतलब एक बड़ी बड़ी पहाड़ होते हैं, उनके बीच में जब समुद्र का पानी भर जाता है उसे फोर्ट्स कहते हैं। अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर वगैरह की मूवी देखी हो तो आपको आइडिया होगा कि जो हॉगवर्ट्स के बगल में जो झील थी उसे भी फोर्ट्स कहा जाता है।
सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो गई यहाँ पे। तो हम लोग फर्दर बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया पूर्व क्यों कहलाता है? इस दिशापारक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के संस्कृति लोकचार को कैसे प्रभावित किया? तो हमें इसमें बताना है कि क्या बताना है, तो इसको हम लोग फर्दर इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर बताता हूँ मैं इसमें। तो हमें इसमें बताना है कि वाई इज द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पूर्वैया? तो पूर्वैया को साउथ वेस्ट मानसून को पूर्वैया क्यों कहा जाता है इन भोजपुरी रीजन में? हाउ हैव द डायरेक्शन सीजन विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड कल्चर एथोस ऑफ द रीजन? तो हमारा 7 क्वेश्चन ये हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत के में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल खोता जा रहा है? तो ये हमारा इंडियन सोसाइटी और वैल्यूज़ के, अगर हम इसकी एथिक्स से मुझे कुछ ज़्यादा रिलेटेड दिख रहा है, और एथिक्स और इंडियन सोसाइटी से लिंक दिख रहा है इस क्वेश्चन का। तो अगर हम लोग फर्दर इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसमें इंग्लिश में क्या कहा गया है, डू यू थिंक द मैरिज एज अ experiment is losing its value in the modern India? तो इसको भी फर्दर हमें 150 वर्ड्स में लिखना है, और ये भी हमारे कितना कुल मिला के 10 वर्ड्स का होगा ये। तो फर्दर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एंड अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रहा है, और स्पष्ट कीजिए। तो कुछ नहीं, ये भी सोसाइटी से रिलेटेड लग रहा है कि जो फीमेल्स हैं, एक्सप्लेन वाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन्स इन इंक्रीजिंग इन इंडिया सोसाइटी। तो हमें फर्दर कुछ नहीं होगा, तो जो सुसाइड का रेट बढ़ रहा है उसको एलिब्रेट करके बताना है कि क्यों जो यंग वुमेन्स हैं उनको मतलब सुसाइड का रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है उनकी सर्वे के अकॉर्डिंग, कि जो जवान महिलाएं हैं वो क्यों ज़्यादा से ज़्यादा सुसाइड कर रही हैं। तो उसको एक्सप्लेन करना होगा हमें। तो अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ना ले ली है, बच्चे को सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो वो ये सोशलॉजी से रिलेटेड, अगर आप लोग सोशलॉजी के बैकग्राउंड से हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो फर्दर हम लोग इसको इंग्लिश में रीड करता हूँ मैं। चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मोबाइल फोन्स, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। और इसको भी हमें फर्दर 150 वर्ड्स में एलोबरेट करके बताना है, और ये भी 10 मार्क्स का हमारा होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं किसमें, अपने अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या आप सोचते हैं कि इनमें भी कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं? तो अगर हमें बताना है कि जब व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, तो हमारी जो पुरानी वैदिक सोसाइटी थी और उसका जो रिलीजन था, तो उसका क्या इफेक्ट क्या अभी भी बचा हुआ है हमारे भारतीय समाज में? अगर कहें तो हाँ। अगर आप लोग काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग पक्के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपको इसका जवाब पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फर्दर हमारा इसमें क्या है, इसमें हमारा क्वेश्चन लिखना है कितने मार्क्स का, 250 वर्ड्स में लिखना है, मतलब 250 वर्ड्स में लिखना है, और ये हमारा 15 मार्क्स का हो जाएगा। 5 नंबर इसमें फर्दर ऐड कर दिया जाएंगे 100 वर्ड्स के लिए, मतलब 100 वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो गए ना इसमें। और अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, What are the major technological changes introduced during the सल्तनत पीरियड? तो क्या बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए सल्तनत पीरियड में, और हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी? तो सल्तनत पीरियड में आप लोगों को पता हो, जो आप लोग अगर सल्तनत पीरियड पढ़ा हो, तो उसमें जो सल्तनत इस्लामिक रूल चल रहा था इंडिया के अंदर, तो उसके क्या क्या इफेक्ट हुए कि उनके समय में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए उनका सोसाइटी पे, इंडियन सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसके बारे में हमें एलोबरेट करके बताना है इसमें। बस इसमें इतना ही है। तो अगर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और ये इसकी क्वेश्चन नंबर की बात करें तो इसमें 250 वर्ड्स लिखने हैं, और ये 15 मार्क्स के लिए हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग फर्दर आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में how did the colonial rule affect the tribal in India? तो कैसे जो colonial rule मतलब अंग्रेजों ने कैसे जो ट्राइबल्स थे उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा अंग्रेजों का इन इंडिया
व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल ऑब्सेशंस। अगर आप लोगों को पता हो, मैं आई थिंक मुझे याद है कि मैंने क्लास 9th या 10th की एनसीईआरटी जब कवर की थी तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें जो अच्छे से एवरेज पर करके बताया गया है कि जो कॉलोनियल रूल था उसका इंडिया और अफ्रीका का कॉन्टेक्स्ट दिया गया। आई थिंक लास्ट का चैप्टर 9th या 10th या 11th की शायद एनसीईआरटी कोई किताब है, तो उसमें लास्ट के 2 चैप्टर्स में यही दिया गया है। तो मैंने शायद किसी का वीडियो वगैरह देखा था तो उसमें कहा गया था कि शायद ये काफ़ी बार ट्रेंड नहीं हुआ है, पर इस बार 2023 में ये ट्रेंड कर गया ये वाला क्वेश्चन कि कॉलोनियल रूल का तो ट्राइबल्स से उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। अगर आप लोगों को पता हो तो जो साउथ अफ्रीका और इंडिया में जो ट्राइबल्स थे जैसे कि बंजारास वगैरह नोमैड्स हुए तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट था, इसमें बहुत अच्छी से बताया गया है क्लास 10th और 11th की एनसीईआरटीज में। तो अगर आप लोग एनसीईआरटीज कवर कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। एनसीईआरटीज काफ़ी पोर्शन कवर कर देता है पहले से। अगर मैंने भी स्टार्टिंग में प्रिपरेशन की थी तो मैंने देखा कि मैंने काफ़ी एनसीईआरटीज कवर कर ली जो कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की लंबी तटरीय रेखाएं संशोधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो और अगर हम लोग उसको फर्दर इंग्लिश में पढ़ें तो हमें क्या बताना होगा, कमेंट ऑन द रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ द नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयरनेस इन दिस एरिया। तो हम लोग अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट का प्योरली डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। तो मैंने इसको 3-4 बार तो मैंने रिवाइज किया तो मुझे इसका आंसर आ गया, मुझे क्लिक कर गया। तो अगर आप लोग रिपीटेडली रिवीजन कर रहे हैं तो आपको अच्छे से मतलब आंसर आ जाएंगे। तो इसको भी फर्दर हमें 250 वर्ड्स में लिखना है और ये 15 मार्क्स का होगा। तो चलिए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में 15वां क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान और उनके विवेचना कीजिए। भारत के वर्षा वनों क्षेत्र के वन्य जीव अभयारण्यों के महत्व का उल्लेखन कीजिए। अगर हम लोग फर्दर इसको इंग्लिश में पढ़ें तो क्या हमसे कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन द इंडिया, assess the significance of wildlife sanctuaries in the rainforest region of India। हमें भी इसको फर्दर 250 वर्ड्स में लिखना और ये भी 15 मार्क्स का होने वाला है। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल क्यों हुआ, और इसको हमें 250 वर्ड्स में लिखना है, ये भी 15 मार्क्स का होगा। अगर फर्दर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो इंग्लिश में क्या कह रहा है, Why did the human development fail to keep pace with the economic development in India। और हम लोग अगर अगले क्वेश्चन पे जाएं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा, कारण दीजिए। इसको भी 250 वर्ड्स में लिखना है और यही 15 मार्क्स का होगा। और अगर फर्दर हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ें तो हमें इंग्लिश में क्या कहा गया है, फ्रॉम बीइंग नेट फूड इम्पोर्टर इन 1916। अगर आप लोगों ने अगर ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड मैं इतना बता सकता हूँ कि इम्पोस्टर इन 1960s इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड, प्रोवाइड रीजन्स। तो इसको हमें फर्दर 250 वर्ड्स में आंसर को एलैबोरेट करके लिखना है और ये 15 मार्क्स का होने वाला है। तो अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी आर्थिक पृथक्करण और या हाशियाए पर ले जाता है। Thus urbanization lead to more segregation and marginalization of the poor in Indian metropolises। तो ये भी हमारा कितने वर्ड्स में लिखना है, 250 वर्ड्स में लिखना है और ये 15 मार्क्स का होने वाला है। तो अगर हम लोग फर्दर अगले क्वेश्चन पे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में जातीय असमिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों हैं। इसको भी 250 वर्ड्स में लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज द कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। तो जो फ्लूइडिटी और स्टैटिक है जो हमारी क्या कास्ट आइडेंटिटी क्यों हो जाती है। तो बस हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अब आने वाला है, क्या है,
तो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑफ एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनिज्म। इसको भी फर्दर हमें 250 वर्ड्स में एलेबोरेट करके लिखना और ये 15 मार्क्स का होने वाला है। तो इस प्रकार हमारा GS1 का पेपर 2023 का कंप्लीट हुआ और इसकी जो आंसर की है वो मैं जल्दी एक्सप्लेनेशन इसको मैं अपने वीडियो चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।